बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त तो चला है न्यूज आवर का। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व विधायक अभय सिंह के पिता भगवान बख्श सिंह ने इच्छा जताई है कि अभय सिंह रिकॉर्ड मतों से विजयी होने के बाद अखिलेश सरकार में मंत्री बने। ये बात पूर्व विधायक अभय सिंह के पिता भगवान बख्श सिंह ने हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा से हुई एक खास वार्ता के दौरान कही। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। बता दें कि भगवान बख्श सिंह सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं और स्टेट बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अपने पूर्वजों की तरह भगवान बख्श सिंह ने सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि लेते हुए क्षेत्र की जनता के सुख दुख में साथ दिया है। यही बात पूर्व विधायक अभय सिंह में भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट गोसाईगंज में उनकी काफी लोकप्रियता है और इस 2022 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। भगवान बख्श सिंह चाहते हैं कि उनके पुत्र अभय सिंह भारी मतों से विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक व मंत्री बने और क्षेत्र की बीमार हो चली स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने के साथ साथ शिक्षा के गिरते स्तर को ऊपर उठाने का काम करें। अपने पुत्र के कर्तव्यों एवं इरादों से पूर्ण रूप से संतुष्ट भगवान बख्श सिंह ने सी न्यूज पर खास बातचीत की। तो आइए देखते हैं आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत के इस खास प्रोग्राम मतदाता जी कहिन में इस समय हम देवनगरी अयोध्या की बहुत चर्चित विधानसभा सीट गोसाईगंज क्षेत्र में है। जी हाँ, यहाँ हम समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अभय सिंह के घर आए हुए हैं, जहाँ हमारी मुलाकात अभय सिंह के पिताजी से हो रही है। बाबूजी, आपका सी न्यूज पे बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। बता दें कि अभय सिंह के पिताजी सेवानिवृत्त बैंक के अधिकारी हैं और जिनकी समाज सेवा में बड़ी रुचि रही है। इनसे हम आपसे बाबूजी कुछ अनछुए पहलुओं पे बात करेंगे कि एक जैसे कि आप एक पिता हैं और आप इस मुकाम पे अपने पुत्र अभय सिंह को देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और खास तौर से अच्छा तो तब लगता है जब चैनल की तरफ तमाम सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब अभय जी धारा प्रवाह शब्दों के रूप में देते हैं। जब चुनाव घोषित हो गया, हम धन्यवाद देना चाहते चुनाव आयोग का। 2017 के बाद 5 साल तक लगातार हमने क्षेत्र में परिश्रम किया। घर से लेके घाट तक जो हमारा नारा था, हमने यथार्थ रूप में उसकी पूर्ति परिणित किया। छान छप्पर, नाला, नदी, कीचड़ में दौड़कर अपने लोगों की सेवा करने का पूरा प्रयास किया और सोचता था पहले कि हो सकता है चुनाव घोषित हो कि न हो, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से सवाल आता था कि कोविड-19 कोरोना का केस बढ़ रहा है, कोरोना का केस बढ़ रहा है। तो दिल धड़क रहा था कि हो सकता है ये चुनाव आगे ले जाने की एक पहले से प्रक्रिया चल रही है कि कोरोना को आधार मानकर। लेकिन बाद में चुनाव जब घोषित हो गया तो कोरोना भी कम हो गया और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बधाई के पात्र हैं चुनाव आयोग। अब रही बात क्षेत्र में अभय को किस रूप में हम देखना चाहते हैं, तो अभय को तो हम मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है और राजनीतिक परिवार हम उसी को मानते हैं जिस खानदान और परिवार में कोई भी व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई में, भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में जेल गया हो देश को आज़ाद करने के लिए। और ये परिवार है कि देश की आज़ादी के बाद जब पेंशन आई तो हमारे दादा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया, तो हम तो देश आज़ाद कराने के लिए जेल गए थे, पेंशन लेने के लिए नहीं। और यही कारण था हमने पीसीएस एग्जीक्यूटिव में अपना रिजर्वेशन जो 10% होता है उसका लाभ हमने नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने गरुड़ पुराण भी अध्ययन किया है, रामचरितमानस भी अध्ययन किया है
कुरान शरीफ भी अध्ययन किया है, बाइबल भी किया है, सिख धर्म भी किया है। और हर धर्म में एक बात रहती है कि मृतात्मा आशीर्वाद देती है अपने परिवार को। और यही कारण हमने डिप्टी कलेक्टर के लिए ही केवल भरा था और उसका लाभ हमने नहीं लिया। एक बड़े अधिकारी के रूप में, बड़े ओहदे के रूप में आपने काम किया। कहीं कहीं आपके अंदर एक उम्मीद रही होगी कि मेरा पुत्र एक अफसर बनेगा, और कहा भी जाता है कि आप अभय सिंह जी को IAS बनाना चाहते थे। देखिए, ये सामान्यतया IAS बनना भी ये नौकरशाह कहा जाता है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक रहा करते थे और देश की सेवा जो इंडिपेंडेंट रूप में रहकर नेतृत्व प्रदान करते हुए की जा सकती है, वो नौकरशाह नहीं कर सकता है, IAS और IPS नहीं कर सकता है। वो केवल अपना परिवार देखता है, जबकि नेता तमाम परिवार देखता है। अभय जी का जब छात्र जीवन था तो उस समय उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा था। जब यह जानकारी आपको हुई होगी तो उस समय कैसा लगा था? हमें बहुत अच्छा लगा था, और अच्छा इसलिए लगा था कि हमने जब नौकरी किया, नौकरी में भी हमने राजनीति ही किया, ट्रेड यूनियन हमने किया, निगोसिएशन हमने किया। और यहाँ ये कहना लाजमी है, तर्कसंगत मैं मानता हूँ कि 2004 जब सरकार ने पेंशन खत्म किया था तो हम लोगों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट में पार्लियामेंट का घेराव किया था। और मन में आया था कि पेंशन हमको तो मिलेगी, लेकिन और लोगों को भी मिलनी चाहिए। और हमें तब और अच्छा लगा जब माननीय अखिलेश यादव हमारे नेताजी ने पेंशन का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में डाला कि हम पेंशन देंगे। पेंशन एक बुढ़ापे की लाठी होती है। कितना भी प्रॉपर्टी हमारी, क्योंकि अकेला हूँ, घर का परिवार का खेत बाड़ी काफी था, लेकिन जो हमें सुकून पेंशन से हो जाता है, वो सुकून हमें खेती से चाहे लाखों रुपया मिल जाए उसमें उतना नहीं हो पाता। इसलिए हम चाहते थे कि समाजवादी पार्टी इसमें पेंशन के मामले में आगे बढ़े और सभी लोगों को पेंशन में जो नौकरी करते हैं। और एक चीज और बता दें, हमें लगता है कि जो गांव और गरीब और किसान और सर्विस क्लास के लोगों को नहीं मानेगा तो मानेगा किसको? पूंजीपतियों को मानेगा। और मैंने एक बार 1962 में जब चुनाव हुआ था तो अपने दादाजी से पूछा था कि दादा आप कांग्रेस में हैं, जनसंघ को क्यों नहीं वोट देते? उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग जनसंघ के लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया ये पूंजीपतियों की पार्टी है। तो हमने पूछा था दादा पूंजीपति कौन होते हैं? तो कहा जिनको पैसा जिनके पास पैसा बहुत होता है। अब हमारे समझ में आया जब लाल किला बिक रहा है, एयर प्लेटफार्म बिक रहे हैं, सब बिक रहे हैं, देश बिक रहा है, देश के तमाम चीज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंकों का हो रहा है, रेलवे का हो रहा है, और खरीदने वाले अंबानी और अडानी है। तब हमें बात याद आती है अपने दादा के 1962 में जो उन्होंने कहा कि पार्टी पूंजीपति की पार्टी। एक बात और सामने आती है कि छात्र जीवन के बाद छात्र राजनीति में उतरे अभय सिंह एक उभरते सितारे की तरह देखे जाने लगे। कहीं न कहीं नौजवानों की एक पसंद बन गए, जिसके क्रम में 2012 में वो चुनाव भी लड़े और भारी मतों से चुनाव भी जीते। किंतु एक उनके नाम के आगे एक बाहुबली शब्द का उपयोग किया जाने लगा मीडिया में, समाचार पत्रों में। विजय सिंह, जब बाहुबली शब्द उनके नाम के आगे आता है तो यह सुनकर आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, ये तो सरकार का बनाया हुआ शब्द है, और जब बाहुबली शब्द आता है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और भरत याद आ जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि बारंबार। बाहुबली तो राजा भरत जी की थी। सही बात है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला बाहुबली नहीं होगा तो कैसे प्रतिनिधित्व करेगा, उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे करेगा? देखिए, लेकिन बाहुबल का इस्तेमाल सदैव कंस्ट्रक्टिव रूप में होना चाहिए, जी, डिस्ट्रक्टिव रूप में नहीं होना चाहिए। और सदैव अभय जी चुनाव जीतने के बाद 2012 में जो विनम्रता उनके अंदर आई, वही बाहुबली शब्द का समापन हो गया। आज तक ऐसा विनम्रता जो हम अपेक्षा करते थे पुत्र होने के नाते, वो सब गुण विद्यमान हो गया अभय में। और एक बात बताना चाहते हैं, अपने तमाम संकोच को तोड़कर अगर इनको अवसर मिल गया
माननीय अखिलेश यादव ने अवसर दे दिया, मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया, तो उनको भी लगेगा कि किसी को हमने स्थान दिया। इतना ही कहना चाहते हैं, और ज्यादा कहेंगे तो असहयोग हो जाएगा, क्योंकि अपने पुत्र को हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छी कुर्सी उपलब्ध। 2022 के चुनाव में जो प्रखंड जीत मिली थी भारी मतों से, वो 2012 में वो विधानसभा पहुंचे थे अभय जी, और उसके बाद क्या वजह रहा कि दूसरी बार पराजय का सामना करना पड़ा? देखिए, हमें उम्मीद तो नहीं थी पराजय होगी, क्योंकि तमाम काम ऐसे कर दिए जो प्रदेश स्तर पर किए। तहबाजारी एक शब्द होता है, लोग वसूलते थे। 20 रुपए का मिर्चा जो बेचने वाला दुकानदार आता था, उसे लोग तहबाजारी लेते थे। गरीबों की आवाज अभय जी थे, हैं और रहेंगे, इनको अच्छा नहीं लगा। मिर्चा बेचने वाले से लोगों ने तहबाजारी की मांग की। 5 रुपया, 20 रुपए का मिर्चा 5 रुपए तहबाजारी दे देगा तो घर परिवार में क्या ले जाएगा? सबसे पहले गोसाईगंज विधानसभा में तहबाजारी इन्होंने माफ किया, स्वयं पैसा देकर। तमाम विधानसभाओं से आवाज आने लगी मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय अखिलेश जी के पास, कि गोसाईगंज में तहबाजारी माफ हो गई है, हर जगह होनी चाहिए। तो हर पूरे प्रदेश में तहबाजारी माफ की गई। गरीबों की आवाज अभय जी हैं और रहेंगे। यहाँ एक बात और हम बताना चाहते हैं कि तमाम ऐसी सोच है, हम भागीदार बनते हैं अभय की सोच में, राय देते हैं, बताते हैं, तो जो उनको अच्छा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वो बात करते हैं। इस बार क्या रणनीति है? हाँ, आपका पहला शब्द अभी पूरा जो वाक्य था, हम पूरा जवाब नहीं दे पाए थे। पराजय क्यों हुआ? पराजय हो गया 15 लाख के प्रलोभन, जनता को प्रलोभन दिया गया, गुमराह हो गए, गुमराह किया गया, दिग्भ्रमित कर दिया गया। उनको फसल का मूल्य दुगना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जनता देख रही है। हम लोग फसल उगाते हैं, बोते हैं, जोतते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन काटने का समय आ जाता है तो वो चर लिया जाता, पशु चर लिए जाते हैं। कहा जाता है कि हम गौशाला बनाए। गौशाला में तमाम पशु ऐसे हैं जो भूसा उनको मुहैया नहीं हो रहा, भूखे मर रहे हैं। 20 कुंतल दिया गया, 20 कुंतल का पैसा दिया गया तो 10 कुंतल लिया गया, पूरा फीडिंग नहीं हो पा रही है जानवरों की। किसान इससे विशेष रूप से परेशान है। जानवरों की किसान इससे विशेष रूप से परेशान है। इससे काम चलेगा जो इस समय इतना पैदा होता है कि जनता को इसकी दरकार नहीं है कि उनको राशन मुफ्त मुहैया हो जाए। इसका फर्क जनता पर नहीं पड़ रहा। इस बार जनता अफसोस कर रही है और वो इस बार हिसाब किताब लेना चाहती है। क्या? हाँ, पूरा हिसाब किताब चुकता करेगी जनता। जनता को चाहिए कि उसके जो फसल का मूल्य, एक बात यहाँ और तर्कसंगत में बता दूं, जो कानून किसानों के लिए बनाया गया उसके लिए तो कहा गया कि किसान के लिए लाभप्रद है। जब किसानों ने आंदोलन किया, कितने किसान मरे, गाड़ियां चढ़ा दी गई थी। उसके बाद फिर कानून वापस लिया गया। तो पहले तो कहा गया उनके हित में है, इसलिए हम बनाए हैं। जब कोई किसान चाह रहा है कि हमारा कानून इस तरह से हो, तो अपना हित किसान देखेगा कि अपना हित सरकार देखेगी, और कानून उसको वापस लेना पड़ा। इसलिए कानून भी वही बनाना चाहिए सरकार को जिसको वापस न लेना पड़े। कहा जा रहा है इस समय योगी जी का बुलडोजर बोल रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने अपने जनसभाओं में कह दिया कि योगी जी का बुलडोजर बोल रहा है, दहाड़ रहा है और माफिया बिल में घुस गए हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? देखिए, योगी जी, हमें लगता है ये सब अब हताशा में बोल रहे हैं। हताशा इसलिए है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि सरकार अब बदल रही है। कभी कहते गर्मी शांत कर देंगे। क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? 10 मार्च के बाद हम गर्मी शांत कर देंगे?
लोग भी बिल में घुस जाएंगे। माफिया अभी रिकॉर्ड बताता है, जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें 33% ऐसे हैं जो माफिया हैं। और अगर हम अपराधी कह दें, अपराध का आरोप लगा है, जी लीगल टर्मिनोलॉजी है, अपराध का आरोप लगा, उनको भी टिकट दिया। वही हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होती। सही बात है। फिलहाल 2012 में अभय सिंह जी विधायक रहे और उस दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने तमाम काम ऐसे किए जो एक नज़ीर है और जनता उसको भली भांति समझ रही है। इस बार चुनाव में शायद जनता, जो लोग आपको चाहते हुए भी दूसरी तरफ मतदान कर दिए थे, वो लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं। आज हमने क्षेत्र में भ्रमण किया तो हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई दिया, अभय सिंह, अभय सिंह, अभय सिंह। कुछ ऐसे कार्य क्या रह गए हैं जो उस दौरान नहीं हो पाए, जिसको करने की तमन्ना थी और इस बार करना चाहते हैं? देखिए, सामान्यतया हमारी गोसाईगंज विधानसभा में प्रतिदिन 18 से लेकर 25 तक मौतें होती हैं। तमाम लोग जलाते हैं, तमाम लोग मिट्टी देते हैं, लकड़ियां भी कम पड़ जा रही हैं, पेड़ कट रहे हैं। तो हमने सोचा था, जनता के मन में भी है, कि अगर हम विद्युत शवदाह गृह बनवा देंगे तो कम समय में लाश जल जाएगी और लकड़ी की भी बचत हो जाया करेगी। जनता को अपेक्षा है, खास तौर से विशेष रूप से जो हमें लाइक कर रही है, सुख दुख में हमारी उनके बीच में शिरकत। और हमारा कहना है कि अगर किसी को छींक भी आवे तो हमारे संज्ञान में होनी चाहिए कि आज आपको ये कष्ट पड़ा है, हम लोग हाजिर होंगे, चाहे अपने माध्यम से, चाहे किसी अपने प्रतिनिधि। यह काम तो आपके पूर्वजों से होता चला आ रहा है। सबके सुख दुख में आप लोग खड़े होते हैं, घर से घाट तक आप लोगों का संबंध है। फिर इस बार क्या कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अभय जी विधायक बने और मंत्रिमंडल में मंत्री बने, और जो आपका एक सपना है क्षेत्र के लिए इस शवदाह गृह के अलावा? शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो महसूस किया, वो ये महसूस किया कि शिक्षा का स्तर काफी गिर गया, चिकित्सा का भी स्तर काफी गिर गया है। दवाइयाँ मुहैया नहीं, कुत्ता काट लेगा तो PHC में दवा नहीं है, जिला स्तर चले जाओ, या तो 5,000 का खरीदो मार्केट से। डॉक्टर दवा लिखता है तो वो मार्केट में ज्यादा दाम में होता है। और सबसे और महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का, लोग अनएम्प्लॉयड। इसमें सरकार जिधर बढ़ रही है, सरकार बढ़ रही है कि नौकरी दें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी में, उस सरकारी नौकरी की ना उसको सैलरी मिलेगी, और दूसरे शब्दों में हम बता दें, हम अपने संकोच को तोड़कर, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही नौकरियां मिलेंगी तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। यही सवाल मैं पूछने वाला था कि कहीं कहीं यह आरक्षण को समाप्त करने की साजिश तो नहीं? बिल्कुल साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है आरक्षण समाप्त करने की, कि नौकरी ऐसे दो जो 10,000, 15,000, 12,000 मानदेय पर नौकरी दो। और यही कारण है कि इन्होंने जो मुलायम सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार 1,908 रुपया देती थी मानदेय शिक्षकों को, वित्तविहीन शिक्षकों को, वो भी ले लिया, अब खत्म कर दिया। तो ये क्या है? शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना है। 75% शिक्षण संस्थाएं ऐसी जो वित्तविहीन है। सरकारी शिक्षण संस्थाएं कितनी है, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं फिर भी बेटर चल रही है। तो क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? केवल परिणाम आना है, साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता कमल खिलने नहीं देगी और साइकिल को बहुत तेजी से दौड़ाएगी? उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको खेती का, उसको लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा, पहली बात। दूसरी बात भ्रष्टाचार,
चाहे थाने में जाइए और चाहे रेवेन्यू विभाग में कचहरी में जाइए, और चाहे जो हो सरकारी विभागों में, उसको पैसा देना पड़ता। रेट बढ़ गया है। जो काम पहले 500 में होता था वो काम अब 1500-2000 में होता है। बंदूक का लाइसेंस रिन्यू कराने जाइए। लेकिन इस पर एक हम सुझाव के रूप में भी बताना चाहते हैं, अगर केवल हिंदुस्तान से या उत्तर प्रदेश से पुलिस विभाग ठीक हो जाए तो 95% समस्या हल हो जाएगी। आप एक पिता हैं, पूर्व विधायक अभय सिंह जी के पिता हैं, और क्या उनके अंदर क्या ऐसी खूबी है जिससे आप गदगद हो जाते हैं? विनम्रता से प्रश्नों का जवाब देते हैं सभी लोगों को। सभी लोग जो भी प्रश्न करते हैं वो गदगद होके जाते हैं। लोगों की खुशी देखकर हम खुश हो जाते हैं कि लड़के ने अच्छा जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। तो आप हैं भगवान बख्श सिंह जी, जो कि पूर्व विधायक अभय सिंह के पिताजी हैं। अभय सिंह गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहना और उनकी मदद करना शायद ये पूरे खानदान की फितरत है और पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है। शायद यही वजह है कि आज सिर्फ क्षेत्र में अभय सिंह का दबदबा कायम है और जनता उनको हर हालत में विधानसभा भेजना चाहती है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।